अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और आपकी आल पे। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के इंटरव्यू सेशन ब्राय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात और टीजीटी इस्लामियात में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का हमारा जो सेशन है अपनी नौइयत का एक अहम तरीन सेशन होगा और जिसके अंदर आपको इंटरव्यू के बारे में बहुत बुनियादी चीज़ें आपको बताई जाएंगी और आज आपको इंशाअल्लाह ताला उसके हवाले से कुछ बुनियादी चीज़ें भी आपको साथ साथ हम इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि तवज्जो कीजिएगा और तवज्जो के साथ आप इन चीज़ों को देखना है। ये मेरे पास किताब है इंटरव्यू गाइड ब्राय इस्लामियात और आपको इल्म है कि ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू के मौजू पे लिखी जाने वाली पहली और वाहिद किताब है। अभी तक इंटरव्यू के मौजू पे कोई किताब नहीं लिखी गई। इस किताब के अंदर पंजाब, सिंध और केपीके के तमाम और फेडरल पुलिस कमीशन के तमाम इंटरव्यूज़ जो है वो हल किए गए हैं। और सबसे अहम चीज़ जो किसी भी किताब के अंदर मौजूद नहीं है वो ये है कि यहाँ पे आपके जो चेयरमैन पब्लिसिस्ट कमीशन के सवालात होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हल किए गए हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपको इनफरादियत देने वाली चीज़ है, लिहाजा इसको आपने ज़रूर मुतालिया में रखना है। और आज का हमारा जो तारुफ है वो हम ज़ाती तारुफ जो है वो हमने कैसे करवाना है आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, ज़ाती तारुफ में ये आपकी सिलेक्शन कह लें कि आपकी होती है, इस बुनियाद पे ही आपने आगे निकलना है। तो इंट्रोडक्शन जो है जितना शानदार होगा उतनी ज़्यादा ही सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। मैं सिर्फ अभी आपके सामने एक खाका सा बनाने लगा हूं, आपने तवज्जो करनी है ताकि एक एक चीज़ जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए ये चीज़ें बड़ी अहम और मुफीद साबित होगी। देखिए ये एक पैनल है आपके सामने, ठीक है, और ये जो चेयर होती है ये लीड कर रहा होता है चेयरमैन पीपीएससी, केपीएससी, जिससे भी आप दे रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये कमीशन का मेंबर होता है जो आपको लीड कर रहा होता है। अब यहां पे आप कह लें कि ये एसएस बैठे हैं, ठीक है, एसएस इस्लामिया ये होंगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामिया। अच्छा, यहां पे भी एसएस इस्लामियात होगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे दो चीजें और होती है केपीके के अंदर, खास तौर पर वहां पे मुमकिन है कि एक आलिम दीन या कारी साहब या हाफिज साहब यानी कि इस लेवल का पर्सन होगा। ठीक है, बाज़ औक़ात ये होता है ये नॉर्मल पैनल 4 बंदों का होगा आपका। बाज़ औक़ात ये होता है कि एक साइकोलॉजी का बंदा होगा, ठीक है, ये हर दफा नहीं होता, ये साइकोलॉजी का भी कोई पर्सन हो सकता है। और इसके अलावा बाज़ औक़ात मेंबर के साथ यहां पे एक लीड कर रहा होता है डीआर। अब डीआर कहते हैं डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो जिस डिपार्टमेंट के अंदर आप जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट का कोई बंदा हो सकता है। सो ज्यादातर 4 लोगों का पैनल होता है जिन्होंने आपसे सवाल करने होते हैं और डायरेक्टली यहां पे जो उम्मीदवार है, ठीक है, वो यहां पे बैठेगा। अब यहां पे आप कमरे में आते हैं और आप दरवाजा लॉक करते हैं। उससे पहले कि मैं थोड़े से एटिकेट्स आपको बता दूं, मैंने लिबास पे भी बात की है, मैंने एक एक चीज पे आपके जूते कैसे हों, आपका लिबास कैसा हो, अभी फिर भी मैं चीजें बता देता हूं। ये सारी चीजें आप इस किताब के जो है तारुफ में और इस किताब के आगाज में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप इसकी तरतीब जब देखते हैं तो इंटरव्यू में कामयाबी कैसे मुमकिन होगी, लिबास का ख्याल रखें, ये सारी तफसील मैंने दी क्योंकि मैं एक एक चीज तो दोबारा हम रिपीट नहीं करेंगे। हमारी खवातीन की ड्रेसिंग कैसे होगी, ठीक है, जो अबाया या गाउन पहनती है तो उनके लिबास कैसे हो। अब देखें लिबास पे हम सबसे आपकी जो शख्सियत है ना वो
इस चीज की अलमबदार हो कि आप एक 17 ग्रेड के गस्टेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं। सो आपके लिबास में उस तरह का रख रखाव हो कि जो वहां पे लगे कि ये बंदा एक सोबर है, एक यूनिक है और अपने लिबास वज़ा कता के हिसाब से जबरदस्त है। अब देखिए, इसमें आप दो तरह से लिबास भी पहन सकते हैं, एक पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं, शलवार कमीज। तो मैं ये कहूँगा कि हमें बजाय इसके कि हम लोग वो बने जो एक आर्टिफिशियल एक कैटेगरी में आता है, तो हम आर्टिफिशियल की बजाय हम नेचुरल रहें। तो अब केपीके में ज्यादातर जाहिर बात है लोग शलवार कमीज को ही वहां पे पसंद किया जाता है। सो आपकी शलवार कमीज हो और उसकी जो मैचिंग है वो जबरदस्त होनी चाहिए, बहुत ज्यादा शौक कलर नहीं होने चाहिए। बाज़ औक़ात लोग ब्लैक कलर पहन के जाते हैं, तो ये ब्लैक कलर कोई मजहब के हिसाब से या कायद के एतबार से कोई बुरा नहीं है, मगर इसकी एसोसिएशन जो है ना वो हमारे यहाँ कुछ लोग ये समझते कि अच्छी नहीं है। सो इंटरव्यू के लिए मैं बेस्ट कहूंगा कि आप वाइट कलर ये बेस्ट है, और आप उसके साथ साथ वेस्ट कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वॉच आपने पहनी हो, घड़ी आपकी होनी चाहिए, ये भी आपको यूनिक। बाज़ का तो लोगों ने ना मुख्तलिफ किस्म की जो आप कह सकते हैं अंगूठियां पहनी होती हैं, तो बहुत ज्यादा अंगूठियां तो मुनासिब नहीं है। अगर एक आधी पहनी हुई है चांदी की तो वो बुरी नहीं है, वो पहनी जा सकती है। इसके अलावा हम लोग जब वहां पर जाते हैं तो कुछ लोग मैंने देखा है, जब मैंने भी इंटरव्यू दिए तो वहां पे देखा तो लोग बड़ी बड़ी पगड़ियां बांध के आ जाते हैं या मुख्तलिफ एसोसिएशन वाली पगड़ियां बांध के आ जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि कुछ पगड़ियों की एसोसिएशन है कि हमें दूर से पता चलता है कि ये बंदा इस मसलक से या इन लोगों का फॉलोअर है। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि बजाय इसके कि कोई आप ऐसी एसोसिएशन अपनाएं, कोई आप ऐसी चीज पहने, वो मुनासिब नहीं है। अब जूते आपके अच्छे होने चाहिए। आप देखें शूज पहन सकते हैं, साथ आप शूज पहन लें तो ज्यादा अच्छा है, वगैरह कोई जो कंफर्टेबल चीज है वो आप पहन लें, ये लिबास के। अच्छा, दूसरी चीज आपकी दाढ़ी, आपके सर के बाल, आप दाढ़ी वार के बाल जो है ये आपके ना बड़े डिसिप्लिन में होने चाहिए, और आपकी वज़ाक़ता एक डिसिप्लिन में हो कि आप वाक़अतन एक स्कॉलर लगे, ठीक है। ये ज़ाहिरी चीज़ें हैं जो हमने कई दफ़ा बताई हैं, किताब के अंदर लिखी हुई, आप इसको फॉलो करेंगे। इसके बाद औरतों के हवाले से आ जाता है। बाज़ औरतें पूछती है कि सर हम अबाया पहने या ना पहने। देखें, आपके अबाया पे, आपके गाउन पे कोई एतराज़ नहीं है और आप पहन सकते हैं। हाँ, इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आजकल जैसे मॉडर्न अबाया गाउन्स चल रहे हैं उससे परहेज करें। बहुत ज़्यादा शो कलर्स, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश, इन चीज़ों से परहेज करें। एक नॉर्मल और एक यूनिक किस्म का कलर डिसाइड करके आप वहाँ पे पहन सकते हैं। दूसरी बात, आप बाज़ औक़ात ख़वातीन ये कहती है कि सर हमने निकाब नहीं उतारना, वेल नहीं उतारना। तो देखिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वेल उतारे या ना उतारे। मैं इस हक में हूँ कि इंसान जब डिस्कस करता है ना तो उस वक्त थोड़ा सा मैं वेल उतार, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लाजमी नहीं है कि ये सबका यही हो या आप सब लोग करें। तो मैं कहता हूँ कि वेल उतार के आप कंफर्टेबल जोन में डिस्कशन करें, मुमकिन है, क्योंकि ना वो लोग देख रहे होते हैं, उन्होंने चेहरे के असरात देखने होते हैं, तासुरात देखने होते हैं, और बाज़ औक़ात इंसान को उस तरह फ्लो नहीं मिल पाता। ये भी चीज़ें हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आप वेल उतार के बात करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आप जब वहां पे बैठे आपका चेहरा पूरा इस बात की गवाही दे रहा हो कि आप बड़े पुरसुकून हैं और आपको किसी किस्म की कोई घबराहट या परेशानी नहीं है। ये फीमेल के लिए है। अब इसके बाद फीमेल भी अपने जूतों पे, अपने लिबास पे, और आपके बाल कोई बाहर ना हो, इस अंदाज में आपने अपना वो वेल भी करना है और अबाया पहनना है कि आपकी हर चीज़ डिसिप्लिन हो। बाज़ का ख़वातीन हाथों पे वो दस्ताने पहन लेती है, तो पहले कोई हर्ज नहीं, ना पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस लिहाज से कोई भी आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाज़ का तो लोग ज़्यादा परेशान हो। ये लिबास के हवाले से जूते अच्छे हों, साफ़ सुथरे हों, चाहे नए ना हों ये ज़रूरी नहीं है, मगर साफ़ सुथरी चीज़ और साफ़ सुथरा लिबास ये आपकी शख्सियत का वहाँ पे आईनादार होना चाहिए, मजहर होना चाहिए, और उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे। अब देखिए, हर लिहाज से मुतमिन हो और नफीस और नफासत को आपने वहाँ पे अपनाना है। अब वहाँ पे चले जाते हैं।
दरवाज़ा नॉक करते हैं, अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात लोग वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू यानी कि एक लंबी चौड़ी देखें, अस्सलाम वालेकुम ये पूरा यही है और सवाब भी बहुत ज़्यादा इसी का है, मगर हमने माहौल को देखना है। ठीक है, आप अस्सलाम वालेकुम कहें, अस्सलाम वालेकुम, बस आप इतना कह के, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स वहाँ पे मौजूद हैं और वो समझते हैं इन चीज़ों को, इतना कहेंगे तो आपको मेरे ख्याल से मे आई कमिंग ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद ही आपको कहते हैं आप आएँ, बैठिए, तशरीफ़ रखिए। तो आप आएँ और साथ में बैठें, आप कुर्सी के पास खड़े होंगे तो अब वेट कीजिए, हल्का सा एक कुछ सेकंड का वेट होगा, तो वो आपको खुद ही कह देंगे हैव अ सीट या आप तशरीफ़ रखिए, तो आप उनको शुक्रिया अदा करते हुए आप वहाँ पे बैठ जाएं। और बाज़ औक़ात लोगों के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वैसे बहुत सारे आपसे पहले ले लेंगे, मगर कुछ चीज़ें आपके पास होगी, लाइक आपके रिसर्च पेपर है, आर्टिकल्स है या थीसिस है, वो आपके पास होगा। तो आपने ये नहीं करना कि वो जाते सर आपने बैठा तो उनके टेबल पर रख देना, नहीं, आपने वो सारी चीज़ें ऐसे इसी तरह अपने अंदाज अपने पास रख लेनी है और अपने आर्म्स को चेयर्स के आर्म्स पे रख लेना आपने, ठीक है, अपनी बाजुओं को चेयर के बाजुओं पे रख लेना है और बड़े पुरसुकून होके आपने उनसे बात करनी है। तो इस अंदाज में अब आप चेयर पे बैठे हैं और कमरे में दाखिल हो चुके हैं। देखें, आपकी सिलेक्शन का पहला जो मरहला शुरू होता है वो रूम में दाखिल होने से शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात एक चीज़ मैंने ये भी पूछी है और मुझे बताया गया कि बाज़ औक़ात चेयरमैन जो कमीशन होता है उसके रूम में एक एलईडी लगी होती है जिसके अंदर वो एक कैमरा से दिखा रहे होते हैं जो बाहर लोग बैठे हैं ना उसके, ये मगर ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मुझे किसी ने बताया था। सो इस हवाले से कि आपको वो जज करते रहते हैं कि इनकी क्या सिचुएशन है, मगर असल परफॉर्मेंस कहाँ पे है जब आप रूम में दाखिल हो जाते हैं, वो आपकी वज़ाकता, आपका उठना बैठना चलना सब चीज़ें वो देखेंगे। ख़वातीन को इस पे बहुत ज़्यादा काम करना और हमारे मर्द हज़रात को ख़ास तौर पर वो जो मदारिस के पढ़े हुए हैं, शहादतुल आलमिया वाले हैं, क्योंकि उनमें इन चीज़ों को इम्प्रूव करना कुछ ज़्यादा मैं बेहतर समझता हूँ। अब देखिए बैठ गए आप, अब आपके पास वो सारे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका लीडिंग मेंबर होगा चेयरमैन, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट एडवाइजर हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कारी साहब या साइकोलॉजी का बंदा हो सकता है, मुमकिन है कोई डीआर भी आ जाए तो डिपार्टमेंटल जो है रिप्रेजेंटेटिव जो होता है। अब सबसे पहले आपका जो सबसे आगाजी क्वेश्चन जो होगा वो आपसे यही करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि अगर आप लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाए, आप लोगों से इंट्रोडक्शन हो जाए तो कह लें कि इंट्रोडक्शन, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन ये कह दे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त इशारा होता है कि आपकी सिलेक्शन की तरफ, क्योंकि बास का तो लोगों को वो कहते नहीं है, वो बता देते हैं अच्छा आप मोहम्मद अहमद वाल मोहम्मद कमाल आपका नाम है या फलां इलाके से है, तो अच्छा आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। अब देखिए ना, डायरेक्टली वो सवाल कर लेते हैं। चेयरमैन का असल में इंट्रोडक्शन का ये कहना वो असल में आपके लिए कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए होता है, क्योंकि ये मरहला वो भी जानते हैं ये मरहला आसान नहीं है, वहाँ पे मौजूद कंफ्यूज होते हैं, एक स्ट्रेस होता है और नाकामी का एक खौफ होता है। इस वजह से वो सबसे पहले कोशिश ही करते हैं कि आपको नॉर्मल किया जाए, क्योंकि डिस्कशन करनी है और इंटरव्यू जस्ट डिस्कशन बिटवीन 2 पर्सन्स, 3 पर्सन 4 पर्सन, ठीक है, और आपने उनको एक डायलॉग की सूरत में आपने उनसे डिस्कस करना है, आपने डायलॉग की सूरत में उनसे बात करनी है और डायलॉग में कभी भी आपने उस लेवल पे नहीं जाना कि जिसमें इज्जत और तौकीर का फर्क आ जाए और जिसमें आप कहीं किसी जगह पे ये लगे कि आपकी तबीयत में गुस्सा आ रहा है, ऐसे नहीं है। डायलॉग ऐसे ही करने हैं जैसे हमने एक समझदार अक्लमंद दाना लोगों की महफिल में बैठे हैं और किसी मसले पे हमारी बहस हो जाती है और उस बहस को हम बड़े उम्दा तरीके के साथ सुलझाते हैं। सो डायलॉग का तरीका आपका ये होना चाहिए, इंटरव्यू के मैनर्स मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन होगा और इंट्रोडक्शन में आपने क्या करवाना है, जाती तारुफ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, ठीक है। अब इंटरव्यू में सबसे अहम सवाल यही है और उसमें आपका इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन देखिए 2 तरह से आपने तैयार करके जाना है। अगर कोई आप में से शहादतुल आलमिया वाले हैं तो मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो थोड़ा सा इंटरव्यू अरबी में भी तैयार करके जाए, ठीक है। तो आपने इंटरव्यू जो तैयार करना है, एक तो उर्दू में, सबसे पहले केपीके वाले उर्दू में और प्लस इंग्लिश में,
क्योंकि इंग्लिश, इन दोनों में इंटरव्यू रेडी करना ये बहुत जरूरी है, उर्दू और इंग्लिश में। अब आप क्या बताएंगे? बहुत सारे लोग इंट्रोडक्शन में बताना शुरू कर देते हैं, मेरे वालिद साहब फलां करते रहे, मेरा वालिद साहब फलां उसमें है उसमें। देखिए, वहां पे सिलेक्शन आपके वालिद साहब या आपके रिश्तेदार की या किसी ऐसे पर्सन की वो नहीं कर रहे, वहां पे सिलेक्शन अगर हो रही है तो वो आपकी हो रही है। सो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन वही है जो उनके सामने बैठा हुआ है। लिहाजा किसी पॉइंट पे आपने जब देखना है तो आपकी आंखों का जो झुकाव है और आंखों की जो नजर है वो स्पेसिफिक पर्सन की तरफ होनी चाहिए। लाइक आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन करेगा कि चेयरमैन कमीशन, और उन्हीं की तरफ आपने देखना है। अब आप इंट्रोडक्शन करवाना। देखिए, इंट्रोडक्शन में 4-5 चीजें, ज्यादा चीजें नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं, आई मिर्जा सफ्तर बेग, ठीक है, मैं मिर्जा सफ्तर बेग हूं। माय फादर नेम इज मिर्जा मजीद बेग, मेरे फादर का नाम मिर्जा मजीद बेग है, आपने ये बता दिया। इसके बाद आई लिव इन स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा, आप सिटी का अपना नाम ले लें और कोशिश ये करें, एक चीज ये बड़ा क्ल्यू है कि आप कोई ऐसी चीज का उनको क्ल्यू दें कि जिसके अंदर उनको तजस्सुस पैदा हो कि ये मेरे इसके बारे में पूछें। अब मैं आपको ये बता दूं कि हमारे या कुछ लोग हमने जो किया, जो देखते हैं लोग, कि अगर मैं ये चाहता हूं ना कि यार ये ना बंदा मेरे इलाके के बारे में सवाल करे और मैं अपने इलाके के बारे में तैयार होके जाऊं, तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। हम लोग छोड़ जाते हैं कि जिस जिले से, जिस इलाके गांव से हमारा ताल्लुक होता है, हम उसको छोड़ जाते हैं। हमारे शनाख्ती कार्ड पे कभी सवाल हो जाता है, कि गली महल्ले का एड्रेस पे सवाल हो जाता है, कभी हमारी डिग्रियों में सवाल हो जाता है कि अच्छा आपने एमए के अंदर, बीए के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे, अच्छा इसके अंदर क्या था। यानी कि ये हमें इतनी चीजों को भी करके जाना है कि बीए के अंदर मेरे ये सब्जेक्ट थे, ये रोल नंबर था और मेरे इतने मार्क्स से फला बोर्ड से किया है, ये हमें पता होना चाहिए। मैट्रिक, एफए, बीए, एमए, बीएस, शहादतुल आलमी, ये सब डिग्रीज की बात कर रहा हूँ। आप ये क्ल्यू दे दे। अब हमारे कुछ लोगों ने ऐसे, जिस तरह मैं आपको कहता हूँ, माई स्मॉल सिटी, आई लिव इन अ स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा नियर बाय इंडिया, पाक इंडिया बॉर्डर। अब सिंपल सी मैंने इतनी बात की है। अब इसका मतलब है कि वो मुझसे क्वेश्चन करेगा कि ये किसके पास है, पाक इंडिया बॉर्डर के पास ये शहर है। अच्छा, तो ये बताएं कि ये आपके पास कौन सी सरहद लगती है। अब फिर आपको सरहदों के बारे में पता हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे यही सवाल होगा, आप अपने इलाके के बारे में कोई ऐसा क्ल्यू दे दें कि वो उसके बारे में सवाल करे और उसके जवाब आपके पहले से रेडी हों, और आपने उतना जवाब देना है जितना आपसे सवाल पूछा गया। लाइक मैं आपको ये अपना इंटरव्यू बताऊं तो मुझसे सवाल हुआ था कि अच्छा आप जानते हैं कि एजुकेशन की कितनी किस्में हैं। मैंने कहा यस जानता हूँ। अच्छा, उसने बताया कितनी किस्में हैं। मैंने कहा सर 3 है। कौन कौन सी हैं? मैंने कहा फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल, रस्मी, गैर रस्मी, नीम रस्मी। अच्छा, तो ये बताए रस्मी क्या है। मैंने ये नहीं कहा डायरेक्टली कि मैं चाबी दे के शुरू हो जाऊं और बस मैं बोलता जाऊं। अब ये हुआ कि क्वेश्चन मुझे आता था, मुझे पता था मुझे आ रहा है, सो मैंने जितना उसने पूछा है उतना उसको जवाब दिया। और उसका फायदा ये हुआ कि मैं क्लेवर नहीं बना, मैंने तेजी नहीं की, और अल्लाह का शुक्र है कि उसका बड़ा एक अच्छा असर हुआ कि एक ही सवाल से मेरे को 5-6 सवाल हो गए और वो सारे के सारे सवालात मुझे जो है वो आते थे। यही चीज आपने वहां पे भी करनी है। सो आप पहले अपना नाम, अपनी वल्दियत, अपने इलाके या उसकी स्पेशलिटी के बारे में बताएंगे। सेकेंडली, इसके बाद जो दूसरा पोर्शन वो है आपकी एजुकेशन। अब आप एजुकेशन 90% वो आपसे मैट्रिक से नहीं पूछते। अगर आप तैयार किया है तो आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम, अगर रेगुलर किया है ना तो जरूर बताएं, अगर प्राइवेट किया है तो जस्ट बोर्ड का नाम बता दें। ठीक है, आई डिड माई मैट्रिकुलेशन फ्रॉम सरहद बोर्ड, फ्लाम बोर्ड, बन्नू बोर्ड, कोई भी आप कह सकते हैं जो आपके हैं। इसके बाद इंटर है, आई डिड माई ग्रेजुएशन। अच्छा, यहाँ पे ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम पूरे लफ्ज नहीं बोलते, ठीक है, तो इंटरमीडिएट आप कह सकते हैं। माई ग्रेजुएशन इन आर्ट्स, इन साइंस, लाइक आप कह सकते हैं आई डिड माई शहादतुल आलिया, आलमिया फ्रॉम बोर्ड, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। सो इस अंदाज में आपने अपनी मास्टर या एमफिल जो भी आपकी लास्ट डिग्री आप उसके बारे में बताएंगे। अगर हिफ्जुल कुरान है तो आप हिफ्जुल कुरान को पहले आप रखेंगे और उसके बारे में बताएंगे और उसके साथ शहादतुल आलमिया बताएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपकी कोई ऐसी चीज है, कोई अचीवमेंट्स है,
लाइक आपके कोई रिसर्च पेपर्स हैं, लाइक आपके कोई अचीवमेंट इस अंदाज में है कि आपको कोई मेडल मिला हुआ है, सो आप उसके बारे में भी बताएंगे, ठीक है, उसके बारे में बताएं। और उसके बाद दीगर क्वेश्चन जो है वो इधर उधर से आप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, 2-3 चीजें आप जरूर याद रखें। बात का ये पूछ लेते हैं, अच्छा आप अपनी कोई 2 खूबियां बता दें, तो आपको पता होनी चाहिए आप जिस दिन जिस बात से सफर करके गए हैं, इंटरव्यू के लिए गए हैं, कैसे पहुंचे हैं, बिल्डिंग का रंग कैसा है और आपको कितने घंटे लगे हैं, आपका इलाका और यहाँ कमीशन का दफ्तर कितना दूर है, ये सारे सिचुएशनल क्वेश्चन हो जाते हैं, अक्सर लोगों से हुए। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, पूछने वाला तो क्या भी पूछेगा, उनके पास कोई सवालात लिखे हुए नहीं होते, बल्कि वो आपके सवालात से सवालात निकालते हैं और इंटरव्यू होता ही वो है जो सवालात से सवालात निकाले जाते हैं। सो आपने ऐसे अंदाज में भी तैयार होकर जाना है कि आपको कोई सिचुएशनल क्वेश्चन कर ले तो आप उसको ये ना हो कि हड़बड़ी में आप ऐसा कोई परेशान हो जाए और आपको पता भी ना हो। सो इस अंदाज में आपने आगे चलना है। ये सारी चीजें मैं अभी आपको बता रहा हूँ और ये बड़ी फायदेमंद रहेगी इंशाल्लाह ताला। अब इसके बाद चेयरमैन जो सवालात आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो एक और दो सवाल हो जाते हैं कि बाज़ का तो लोगों ने जो किया होता है सेमेस्टर सिस्टम में, तो सेमेस्टर सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि सीजीपीए और जीपीए क्या है, ठीक है। तो आप अपना सीजीपीए जीपीए भी बता सकते हो, उनके एब्रीविएशन भी पता, ग्रेड पॉइंट एवरेज, ठीक है, कॉम्युलेटिव जीपीए जो होता है ग्रेड पॉइंट एवरेज, और कॉम्युलेटिव सीजीपीए कॉम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। फला है मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद जो चेयरमैन के सवालात हैं मैंने आपको वो सवालात अभी बताए थे, क्योंकि ये सवालात काफी सारे हैं और ये नहीं है कि मैं एक वक्त पे आपको सारे करवा दूंगा। इसके लिए मैंने आपको ये सारी इंटरव्यू की हिदायत जरूर पढ़िएगा, मेरी आपसे एक सुस्ती दरख्वास्त है, क्योंकि शख्सियात के बारे में, इंसानों के बारे में, इंटरव्यू के दिन मुशाहिदात कैसे हों, ऑफिस में दाखिला हो तो क्या क्या मुशाहिदा करें, इंटरव्यू का आगाज कैसा होना चाहिए, और खुसूसी दुआ इंटरव्यू से दिन पहले, ये सारी चीजें। फिर आपके वो चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन के अहम और इख्तलाफी सवालात, ये आपको मैंने उर्दू और इंग्लिश में बताया हुआ है, ठीक है। मैंने ये तारुफ भी यहाँ पे पेश किया हुआ है और मैंने ये सारी चीजें आपको सामने रख दी हैं। ये तारुफ में क्या क्या चीजें बतानी हैं, तो आजकल आप क्या काम कर रहे हैं या तदरीस क्यों करना चाहते हैं, तो आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, ये आप बताएंगे कि मैं एजुकेशन से वाबस्ता हूँ और एजुकेशन ही मेरी फील्ड है और बाय चॉइस मैं इस फील्ड को मैंने सेलेक्ट किया और इसी फील्ड में मैंने आगे बढ़ना है। सो ये चीज़ें आपकी इंश्योर होनी चाहिए वहाँ पे। तो आप सब ने ये जो सफ़ा नंबर मिसाली इंटरव्यू गाइड का है, सफ़ा नंबर 30 और 31 पे, ये आपका नमूने के तौर पर मैंने पूरा तारुफ उर्दू में भी और इंग्लिश में भी दे दिया है। सो आपने इसको तैयार कर लेना है। अब इसके बाद जो सवालात होते हैं वो चेयरमैन के जो सवालात शुरू हो जाएंगे, वो चेयरमैन कमीशन आपसे पहले सवाल करे। इसके 2 टॉपिक होते हैं, एक होता है आपकी ज़ात के बारे में कैसे, दूसरा पाकिस्तान या जनरल नॉलेज या हिस्टोरिकल क्वेश्चन होंगे। अब इसमें एक सवाल ये होता रहा है कि क्या आपने इससे पहले टेस्ट दिया है, ठीक है, अगर दिया तो कामयाब क्यों नहीं हो सके, उसकी रीजन बताएं। आप देखिए ना, ये सवाल अगर हम उस वक्त सोचेंगे तो हम इधर उधर देखेंगे यार क्या बताऊं, तो वक्त से पहले आप तैयार करके जाएंगे, आपके जहन में चीजें होंगी तो वो चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगी, बजाय इसके क्या वक्ती तौर पर। क्योंकि सिचुएशनल क्वेश्चन याद रखिए, एक तरफ स्ट्रेस है, एक तरफ प्रेशर है और एक तरफ आपसे ऐसे क्वेश्चन हो जाएं जो आपसे वक्त से पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, तो वहां पे परेशानी बन सकती है। सो इंप्रूव कीजिए इन चीजों को। और उसके बाद ये सवाल हो जाता है, आप एसएसक्यू बनना चाहते हैं। आप स्कूल में अगर फर्ज कीजिए कोई बंदा पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उससे सवाल हो सकता है, अच्छा आप तो पहले गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो सो अब इसकी तरफ आप क्यों आना चाहते हैं, आपके पास तो जॉब है। बेहतर नहीं है कि ये जॉब उन लोगों को दे दी जाए जिनके पास जॉब नहीं है, तो उनका भी चले रोजगार चल जाए। तो आपसे ये चेयरमैन सवाल कर सकता है, तो आप क्या जवाब देंगे, जी ठीक है। कई लोगों ने ऐसा कहा है, जी अगर आपको लगे कि वो मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं कि वो जॉब के हकदार है तो आप उनको दे दें। देखें, ये जॉब रहम दिली की उम्मीद पे नहीं दी जाती, ये तो जॉब आपकी इल्मी काबिलियत और मुतलका उनकी रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरने की वजह से दी जाती है। लिहाजा आप कहें कि सर मैं ये समझता हूँ कि मैं इस जॉब के लिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं मैं उन सबसे ज़्यादा बेहतर उम्मीदवार हूँ, हर लिहाज से, काबिलियत के एतबार से भी और आपकी रिक्वायरमेंट के एतबार से भी, इस अंदाज में कहा जाता है। अच्छा, ये भी सवाल खवातीन से हुए हैं, अगर आपको घर से दूर जॉब मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे। अभी मैंने पिछली दफ़ा हमारे मॉक इंटरव्यूज़ हुए, मैंने पूछा तो कहती है नहीं सर फिर मैं नहीं करूँगी,
मुझे ये मसला है, ज़ाहिर बात है मुझे अलाउ नहीं है, अगर यही जवाब आप वहाँ पे दे देंगी तो फिर वो पहले ही आपको कह देंगे अच्छा ठीक है इसने तो जाना ही नहीं है दूर, क्योंकि जॉब के लिए लाजमी नहीं कि आपको आपके घर के पास मिलेगी, मुमकिन है वो किसी और जगह पे हो जाए। सो हमें इस अंदाज में इन सवालात को भी क्लियर करना है। अच्छा आगे सवाल आ जाते हैं, यहूदी हिंदू दीगर गैर मुस्लिम बच्चों को तालीम देनी पड़ी तो क्या करेंगे, आपके कॉलेज में हायर सेकेंडरी स्कूल में अगर ये बच्चे आते हैं तो क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, इस तरह के सवाल। अक़लियतों के जो हुकूक है हमारे पाकिस्तान में अदा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आप स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, यानी कि आप जूनियर स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहते या कॉलेज में क्यों आना चाहते हैं, ऐसे सवाल। आपको तो वहाँ पे आपको इस्लामियात किया है तो आपको वहाँ पे पेंशन जो है मिलनी है, उसमें तो सूद शामिल होता है, तो आप फिर वो कैसे लेंगे, क्या करेंगे। निसाब के अंदर सिंगल नेशनल करिकुलम उसके बारे में आप बता दें। तलीमातुल कुरान स्कूलों के अंदर जो निसाब मुतारफ करवाएगी उसके बारे में, अगर आप पहले जॉब कर रहे हैं तो किसी और को आने दें, आप कुर्बानी दे दें। तो इस तरह के सवालात भी आ जाते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे चीज़ें जो है ना चेयरमैन कमीशन के सवालात हो चुके हैं, जो मैंने आपको यहाँ पे अपनी मिसाली गाइड के अंदर यहाँ पे बड़ी तफसील के साथ बड़ी उम्दा अंदाज में डिस्कस किए हैं, आपने इनको देखना है। इसके बाद आपको जो चेयरमैन के अहम सवालात होते हैं और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के वो इख्तलाफी सवालात होते हैं, क्या इस्लामी इनकलाब मुमकिन है, इस्लामी नजरियाती कौंसल के हवाले से ये सवाल हो सकता है, FATF के बारे में हो सकता है, तालिबान के निज़ाम हुकूमत के बारे में, औरत की विरासत में निस्ब क्यों दिया गया है, इस पर एतराज़ात करते हैं लिबरल लोग, उस पर बात हो सकती है। कॉलेजों में स्कूलों में नज़्म ज़ब्त कैसे बेहतर किया जा सकता है, लेक्चरर ही क्यों बनना चाहता है, ट्रांसजेंडर के इसराइल और हमास जंग जो आजकल भी चल रही है इसके बारे में पूछा जा सकता है। और इसी तरह आजकल जो इंडिया पाकिस्तान जो सिंध-ताश टेरिटरी है, आप इसको पढ़ के जाइएगा, सिंध-ताश माहिदा क्या है, कब हुआ है, इसकी खसूसियात क्या हैं, ये सारी चीज़ें ये आपसे पूछी जा सकती हैं। यूक्रेन रशिया इशू है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप है उसके बारे, यानी कि ये वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है जो आपको लाजमी तैयार करने हैं, क्योंकि चेयरमैन के जो सवालात होते हैं वो आपकी ज़ात से होते हैं, इख्तलाफी सवालात होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं और पाकिस्तान के अफेयर्स होते हैं, और ख़ास तौर पर मुताला पाकिस्तान। अब कई लोगों से हमारे जो पिछले सालों में भी आप देखेंगे तो उनसे करारदाद मकासद, करारदाद पाकिस्तान, खुतबा इलाहाबाद, कायदे आज़म का किरदार, अल्लामा इकबाल का किरदार, 56 और 62 और 73 के आइन, उनकी दफात, पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ, जनरल ज़िया-उल हक के किस नज़र से देखा जाता है, जिहाद किस नज़र से है, और इस तरह के बड़े बड़े अहम सवाल जो हैं वो इसमें हो चुके हैं। अदालती निकाह की शरई हैसियत क्या है, खिलाफत मलूकियत में कैसे बदल गई, अरब कल्चर और इस्लाम में क्या फ़र्क है, क्या सहाबी से इज्तिहादी गलती हो सकती है या नहीं, तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे कवर करनी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। ये अभी किसकी चीज़ें हैं, चेयरमैन कमीशन की चीज़ें, ये इतनी बड़ी ज़्यादा नहीं है, ये आप कह लें सिर्फ सारे के सारे 30 से 35 सफ़े बनते हैं इस पर। तो आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली तैयार करना है और अपने ऊपर नाफज करना है, फिर जाके आपने मॉक इंटरव्यू हमें भी देने हैं, और आप में से हर एक बंदा जो KPK से ताल्लुक़ रखने वाला जिसका इंटरव्यू है वो अपने कुर्बो जवार में गवर्नमेंट कॉलेजेस के और SS सब्जेक्ट स्पेशल इस्लामिया जो कमीशन से सिलेक्ट हो चुके हैं उनको 2, 3, 4 मॉक इंटरव्यू फिजिकल आपने ज़रूर देने हैं। याद रखिए, जिस कदर आप इंटरव्यू दे लेंगे उसी कदर आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब इसके बाद जो चेयरमैन के सवालात आते हैं वो इस अंदाज में आते हैं, वो कभी पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान का तारुफ, इसके बारे में वो आपसे सवालात करेंगे, और मैंने ये सारी चीज़ें उस वक्त के हिसाब से अभी लिखी। कुछ मजीद करंट अफेयर्स जो चेंज होते रहते हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा। अच्छा, ये भी सवाल होता है कि आपने कोई अखबार पढ़ा है, आप अखबार पढ़ते, ये तकरीबन हर दूसरे बंदे से सवाल होता है। तो आपने 2 अखबार जो है ना, नवाए वक्त या जंग या एक्सप्रेस या कोई और देख लें, आपके इलाके को कोई देख लें, एक लोकल अखबार भी ज़रूर देखिएगा, कम से कम उसके एडिटर का पता हो, कहाँ से छपता है ये पता हो, उसके अंदर कोई 1-2 कालम निगार जो हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और किस नाम से वो लिखते हैं। अगर आपको कोई कालम निगार पसंद है तो वो कौन सा है, किस बुनियाद पर है, ये एक तैयार करके रखें आप। लाजमी नहीं कि सब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको ये सारी कह लें कि हर चीज़ बनी बनाई आपके पास है,
इसके बाद है तारीख़ बर-ए-सग़ीर के हवाले से आपको पता होना चाहिए, और तारीख़ बर-ए-सग़ीर का खुलासा है, तारीख़ पाकिस्तान का खुलासा है सारा, इसको आपने ना बहुत ज़रूरी पढ़ना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे पेश कर दी हैं। अब यूक्रेन इसराइल जंग, कालम निगारों का तारफ़, मरूफ अखबार कौन से है, उर्दू का, इंग्लिश का, और कालम निगार भी मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। ये तारीख़ बर-ए-सग़ीर का अहम पहलू वो लिख दिए हैं यहाँ पे। तारीख़ पाकिस्तान के अहम सवालात जो आपसे हो सकते हैं, और आइन भी, ये सारी चीज़ें, तकसीम और पाकिस्तान की तारीख़ इब्तदा से, और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो इसमें आपको आ जाती है। कभी कभी ना सवाल ये हो जाता है कि आपने कभी कोई नावल पढ़ा है, ये इस्लामियत वालों से उमूमन वो सवाल कर लेते हैं या कर देते हैं, तो आप कहें यस मैंने पढ़ा है, तो आप उसके बारे में बताएं। तो मैंने एक दो नावल भी लिख दिए हैं। फिर खेलों के बारे में कभी कभी ये भी सवाल हो जाता है कि अच्छा आपको पढ़ाई के अलावा क्या पसंद है, कौन सी खेल खेलते हैं। आप कहें मैं क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ, कोई भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मारूफ खेलों के हवाले से भी, अच्छा जो खेल आप कहें ना, जो आपने कहनी है, जहन बना के जाए ना कि अगर मुझसे ये सवाल हो तो मैं इसका ये जवाब देना है। तो आप कहें जी मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अच्छा क्रिकेट के मेन इवेंट्स कौन से, आईसीसी का दफ्तर कहाँ पे, दुबई में है, इसके मेन इवेंट्स क्या है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप जो मेन वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का होता है वो है, और इसी तरह आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी। ये बेसिकली 3 मेन इवेंट्स है पाकिस्तान के साथ। एशिया के हिसाब से एक एशिया कप है, आप कह सकते हैं। इसके कुछ बुनियादी खिलाड़ियों के नाम, और जो रिसेंटली जो पाकिस्तान के अंदर चैंपियन ट्रॉफी हुई है वो इंडिया ने विन किया, और बाकी इस तरह पाकिस्तान ने कौन कौन सी इवेंट, ये यानी कि जिस खेल के बारे में फिर आप अभी सोच के जाएंगे उस खेल के बारे में आपको थोड़ी बहुत हाव जरूर होनी चाहिए। अब इसके बाद जो आ जाती है चीज, मरूफ फातिहीन के हवाले से पूछ लिया जाता है। कई सौ दफा सवाल हुए हैं, ये एक आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पे मिसाली इंटरव्यू गाइड के अंदर। फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम, फातिह वस्त एशिया कुतैबा बिन मुस्लिम, अलेक्जेंडर ऑफ मिस्र उक़बा बिन नाफे, फातिह स्पेन तारिक बिन ज़ियाद, फातिह मिस्र हज़रत अमर बिन आस, फातिह हिंद हज़रत खालिद बिन वलीद, फातिह शाम हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह, फातिह ईरान और कादसिया हज़रत साद बिन अबी वक़ास, फातिह कैसारिया हज़रत अमीर मुआविया, फातिह बैतुल मुक़द्दस हज़रत उमर, फातिह खैबर, फातिह अफ्रीका। ये एक बड़ी अहम लिस्ट है जो आपको टेस्ट और इंटरव्यू में सब में काम आने वाली। अब एक सवाल जो होता है बाज़ का क्यों हो जाता है, अभी पिछले दिनों हमारे KPK के ग्रुपों में लोग पूछ रहे थे मॉडर्न थॉट्स के बारे में, और पंजाब के अंदर तो ये बड़े चले हैं। तो मॉडर्न थॉट्स मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इसको ज़रूर दे के जाइएगा थोड़ी बहुत चीज़ें। उसके बाद आपको फ़ुक़हाए अरबा का जो मनहज है, तारुफ है, ये आपने करना है, और उनकी अहम किताबें उनको थोड़ा बहुत दे के जाना है। और मरूफ शख्सियात, ये बड़ा अहम सवाल है। कभी आपसे पूछ लेते हैं डॉक्टर महमूद गाजी के बारे में बताएं, कभी मौलाना तक़ी उस्मानी के बारे में सवाल हो सकते हैं, कभी इमाम तैबिया, इमाम इब्न क़य्यम जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह उनके बारे में, इब्न खलदून, डॉक्टर हमीदुल्लाह उनके बारे में, डॉक्टर महमूद गाजी, और इसी तरह मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न रुश्द का तारुफ पूछ लिया जाता है, तो इमाम गज़ाली का तारुफ पूछ लिया जाता है, अहमद शाह अब्दाली, जवेद अहमद गामदी का भी जो चल रहा है, आफद इब्न कसीर है, डॉक्टर महमूद तैहान है, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई है, डॉक्टर सैयद खान, इनके बारे में तारुफ पूछ लिए जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इन दोनों की चल रही है। अच्छा, अब सारी चीज़ें होगी, चेयरमैन सवाल करेगा, आपको रेफर कर देगा, कहेगा जी मेरी तरफ से क्लियर है, आप इधर से क्लियर से मुराद ये है कि वो रेफर करेगा जी आप पूछे सवाल। अब ये सब्जेक्ट के बारे में पूछेगा। अब सब्जेक्ट आपके क्या हैं, सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया कि आपके सब्जेक्ट इस्लामियात के हैं, और वही MA इस्लामियात के या शहादतुल आलमिया के जो भी आपके सब्जेक्ट है, मैक्सिमम जो सवालात होते हैं वो 4-5 सब्जेक्ट्स होते हैं। कुरान हदीस, इसके बाद तारीख, फिर फ़िक़्ह और अरबी ग्रामर, और छठा जो अहम टॉपिक होता है वो है आपका इल्मुल मीरास KP के हवाले से ये सवाल होते हैं। हाँ, अगर आप हाफ़िज़ कुरान हैं तो फिर आपसे कुछ आयात भी सुनी जाएंगी, ठीक है, आप हाफ़िज़ कुरान वो आयात भी सुनी जाएंगी। अब इंटरव्यू वाले दिन ये मत सोचें कि आपके नंबर कितने कितने नहीं हैं। देखिए, जिनकी सिलेक्शन उन्होंने करनी होती है ना, फिर उनको वो टॉप क्लास नंबर भी दे देते हैं। 21, 22, 23 दे के सिलेक्शन, ठीक है, 21, 20, इनकी ये 18 से ऊपर जिसको नंबर मिल जाते हैं वो डायरेक्ट सिलेक्शन कहने हो जाती है। तो इस लिहाज से आपने ये देखना है कि आप उस दिन कितना परफॉर्म कर रहे हैं। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे वो आपके लिए अहम है। अब इनके सब्जेक्ट्स के लिए मैंने आपको कुरान के सब्जेक्ट्स कल आपका क्लास ली है, और कुरान की बुनियादी सारे मौज़ूआत मैंने बताए हैं, और आज उसके आपको मैंने लेक्चर भी शेयर कर दिए हैं। इसके अलावा अल-फौज़ुल कबीर जो मैंने आपको रात आपको क्लास ली थी ना, वो सारा आपने काम करना है।
तो इसी तरह आपके बाकी सब्जेक्ट में से ये सवाल करेंगे। अच्छा, बात का ये भी होगा कि इनके सवालात के दौरान ही कमीशन के मेंबर काउंटर क्वेश्चन भी करेंगे। अब आपने ये करना है कि ये नहीं है कि सिर्फ आपने इसकी तरफ देखना है। जब आप चेयरमैन कमीशन के भी सवालात होंगे ना, तो जब आपने जवाब देने हैं तो आपने 80% इसको देखते रहना है, मगर 20% इन लोगों को भी इन्वॉल्व करना है। बास का ये होता है कि बंदा सिर्फ ऐसे ही मुतबान के सामने देखता रहता है, इधर उधर देखते नहीं है। देखिए भाई, वो लोग भी तो आपको सुनने आए हैं, वो भी तो आपको जानना चाहते हैं, आपको पूछना चाहते हैं, उनको भी पता हो। सो आप, अच्छा सर मेरा नाम मैं फ़लाँ इलाके से और मैंने मैट्रिक सर मैंने फ़लाँ इदारे से किया है और मैंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है किताबों के ऊपर भी, यानी कि आप सबको इन्वॉल्व कीजिएगा। ये एक बहुत बड़ी तकनीक होती है जो आपकी कामयाबी के लिए अहम होती है। सब्जेक्ट के सवाल तो मैंने बता दिया। अच्छा, सवाल नहीं आया तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। गलती का इम्कान इंसान के अंदर हर दम मौजूद है। लिहाजा गुस्सा, परेशानी इस चीज पे आती है कि आप जब गलत बयानी करते हैं, गलत बयानी करके और उस पर अड़ जाना, ये होता है। अगर आपको शोर नहीं पता तो आप कह सकते हैं सर मुझे शोर नहीं है, मगर मुझे ये लगता है। ये एक बेहतरीन जवाब होता है, सियासी जवाब होता है। इसका मतलब आप गलत बयानी भी नहीं कर रहे, ठीक है। आपको ये लगता है मैंने ये पढ़ा है या मेरे जहन में ये है। अगर नहीं है तो आप कह सकते हैं सर फिलहाल मेरे जहन में। अगर किसी सब्जेक्ट ऐसे बारे में सवाल आपसे मुमकिन है, वो आपसे 90% आपसे पूछ लेते हैं कि अच्छा आप किस सब्जेक्ट पे बात कर सकते हैं, तो आप, मैंने कहा था पहले ही कि आप 2-3 सब्जेक्ट ऐसे तैयार करके जाएं जिसके ऊपर आप चाहें कि ये मुझसे सवाल करें और मैं इसके बारे में तसल्ली से बात कर सकूं। फिर आपको 2-3-4 किताबें भी उस पर पढ़नी होगी, ठीक है। तवज्जो से आप उसको थोड़ा बहुत देखना होगा। तो आप ऐसे 3-4 सब्जेक्ट करके जाएं। अगर जनरल पूछते हैं तो चले पूछते रहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा फर्ज कीजिए मौजू उन्होंने शुरू कर दिया एक बंदे ने, कि एक बंदा कहता है जी इल्मुल कलाम भी बहस शुरू होगी। अब इल्मुल कलाम पे आपने कख नहीं पढ़ा या फलसफा पे आपने कख नहीं पढ़ा, तो आप कहेंगे अब मैंने हर सवाल का जवाब देने, एक नहीं ना आया तो आप दूसरा सवाल करें तो सर कहें सॉरी सर मेरा इंटरेस्ट इल्मुल कलाम में बहुत कम है, इसकी बजाय मेरा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा कुरान और हदीस में या फ़िक़्ह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर इसमें सवाल करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, इनके मैं बेहतर तरीके से उसमें जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, ये जवाब जब आप देते हैं ना तो याद रखिए, अगर SS इस्लामियत वो अड़े भी ना तो ये अड़ने नहीं देता कमीशन मेंबर, क्योंकि उसको पता है यार ये एक बंदा कह रहा है कि मुझे इस पे नहीं है तो आप इस पे कर, तो वो उस पर सवाल करते हैं। फिर तो बजाय इसके कि आप एक सवाल गलत करेंगे प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा, 2 करेंगे मजीद आ जाएगा, तीसरे प्रेशर पे आप इतना डाउन हो जाएंगे कि आपके लिए फिर दोबारा वो मोराल बुलंद करना वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा अगर कोई ऐसा टॉपिक शुरू हो रहा है जिस पे आपकी कमांड नहीं है तो फिर आप उसको छोड़ दें, आप उसको रिक्वेस्ट करके आगे निकल जाएं ताकि उस सब्जेक्ट की तरफ उसको ले आए जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड है, ठीक है। तो अब इसकी तरह ये सवाल करेंगे। अब यहाँ पे ये खाली साहब तो आपको पता वही सवाल करेंगे आपके हिफ्स के। तो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ये आपसे सवाल करता है, मुमकिन है ये आपसे पूछे कि अच्छा आप इस महकमे के बारे में क्या जानते हैं, जिस महकमे में आप जाना चाहते हैं इसमें क्यों जानते हैं, इसकी राहरिकी क्या है, यानी कि आपको पता होना चाहिए इसकी कैसी स्ट्रेटजी है, DO कौन है, CO क्या होता है, EDO क्या होता है, SS क्या होता है, SSS क्या होता है और इसको कौन डील करता है, ये किस गवर्नमेंट के अंडर आते हैं महकमे, यानी कि वो महकमे के बारे में सवालात कर लेता है, अखबारात के बारे में पूछ लेता है, ये सवालात हो जाते हैं। दूसरा, साइकोलॉजी के सवाल 90% नहीं होंगे, कोई एक आधा होगा अगर हुआ भी, अगर उसमें मीटिंग में वो जस्ट ये वाच कर रहा होता है कि इन सब के सवालात के दरमियान आपके चेहरे के तासुरात क्या थे। अगर चेयरमैन जानबूझ के आपको उकसा रहा था कि आप तैश में गुस्से में, क्या आप गुस्से में आए ही नहीं है, इनकी सिचुएशन को जब कंट्रोल करना होता है उस सिचुएशन में आप कंट्रोल्ड थे या नहीं थे, ये चीजें सारी डिलीवर करेगा चेयरमैन को, ठीक है। इस लिहाज से आपको गुस्सा आए, तैश है, आपने बड़े धीमे लहजे में पूरी आवाज के साथ कि आवाज उनको बुलंद लगे, बहुत बुलंद ना लगे, उनको सुनाई आराम से दे, आपने अपने जवाब देना है। अगर आप उनकी किसी बात से डिसएग्री करते हैं तो कीजिए, जरूर कीजिए,
कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, आप कह सकते हैं सर बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ भी है, मगर मेरे नज़दीक मैं जो बेहतर समझता हूँ, मुझे ये लगता है बेहतर, मैं इसको ज़्यादा अच्छा क्यों लगता है सर, इसके लिए ये फला जस्टिफिकेशन है या रीज़न्स हैं, इस वजह से मैं इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो आप उनकी राय का भी एहतराम है, आप किसी मसले के बारे में बात करें सर, उनके मसले का एहतराम और उनकी बात, उनकी किताबें, सब चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, उनका एहतराम है। तो बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि मेरे नज़दीक बेहतर ये है, ठीक है। इस अंदाज में आपने कोई इन चीज़ों को देखना है, तो अब आपके सवालात होते रहेंगे और आपको करते रहेंगे। बाज़ औक़ात थोड़े से तलख़ भी सवालात हो जाते हैं, मगर परेशान नहीं होना, आप नहीं आए तो आप सॉरी करके आगे निकलते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला सवालों पे सिलेक्शन नहीं है, मगर आपके उस रवैये पे, आपके उस 15, 10, 7, 8 मिनट जितना भी टाइम होगा, उस टाइम पे आपकी सिलेक्शन, उस टाइम को आपने कैसे गुजारना है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो टाइम आप, ज़ाहिर बात है उस सिचुएशन इंसान के लिए मुश्किल होती है, तो इंसान उस वक्त कवर नहीं कर पाता, तो वो देख लेते यार इसके लिए मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा वो फिर गौर नहीं करते, ठीक है। तो आपने उस टाइम को गुजारना, चाहे आपको कख भी ना आए, मगर कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होना चाहिए, इतने इत्मीनान होना चाहिए। कई लोग मैंने देखे हैं कि उनका कख नहीं आया मगर उनकी सिलेक्शन हुई है, क्यों? वो इत्मीनान से बैठे रहे हैं, डटे रहे हैं, और उनको पता है यार होनी तो हो जानी है, नहीं होनी तो नहीं होनी, तो लिहाजा मुतमिन होकर जाएं और इत्मीनान के साथ वहाँ पे डिस्कस करें और एक एक चीज़ के मुदल्लल जवाब दें। अब इसके साथ आप अपने रिसर्च आर्टिकल्स आप वो भी लेके जाएं, जब वो आपसे पूछे या अच्छा ये दीजिएगा, ये किस पे आपने काम किया है, तो अगर आपने एमफिल का एमए का थीसिस किया तो उसको पढ़ के जाइएगा, अगर आपने कोई आर्टिकल लिखा तो उसको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उनसे बारे में सवाल हो। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट होता है, अगर किसी ने रिसर्च आर्टिकल लिखा है तो उसके बारे में फिर सवालात हो जाते हैं, तो उसको पढ़ के जाइएगा। आखिरी बात जो चीज़ है वो शहादतुल आलमिया वाले के लिए, पहले भी मैंने सारी बातें की हैं, अभी भी, कि आपको ख़ास अरबी ग्रामर पे, बलागत पे और फ़िक़्ह पे आपको गौर होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट्स पता हो। अरबी के अंदर जो बेसिक शहादतुल माजिस्टर किसे कहते हैं, बीए को क्या कहते हैं, आपको कुछ तारफ़ इंट्रोडक्शन होना चाहिए अरबी के अंदर, कुछ जुमले बना लें और कुछ नहवी सरफ़ी तरकीब कर लें, और शहादतुल आलमिया में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, शहादतुल आलमिया कौन सा मरकब है, तो यानी कि ये चीज़ें आपसे सवालात ज़रूर हो जाएं। और फिर एक दो अरबी शायरों के नाम, जाहिली शायर एक मुख़ज़रिमीन जो है, मुख़ज़रिम जो शायर है वो वाले, और इसके साथ जो इस्लाम के शोरा हैं या दौरे हाज़िर का कोई अरबी का एक शायर, उसके बारे में कोई याद हो, तो एक दो अरबी के शेर भी याद हो, और अदब की एक दो किताबों के नाम पता हो, कौन सी पढ़ी, दीवाने मासा पढ़ी है, मुतरब्बी पढ़ी है, आप ये कह सकते हैं। तो इस अंदाज में, क्योंकि आपको शहादत आलमिया वालों को मुमकिन है उस तरह के सवालात कर लें। बाकी एम इस्लामिया से गुजर के जाना है, और एक एक चीज़ हम इंशाअल्लाह ताला आपको कवर करवा रहे हैं, कवर करवाएंगे। अब आपके ऊपर है कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इस किताब को आपने ना, ये बड़ी मेहनत के साथ और तकरीबन 3 साल के अरसे में ये मैंने निचोड़ लिखा है, इस किताब को ज़रूर पढ़िएगा। और यहाँ पे मैंने खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक कमीशन के हवाले से ये सारे साबका इंटरव्यूज़ यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। अब आप उसको पढ़ेंगे, हल करेंगे, ये आपके सारे इंटरव्यूज़ हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको मैंने खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं, इंटरव्यू हिदायत उनके लिए लिख दी है, केपीके वालों के लिए क्या क्या हिदायत है, फिर सिलेक्शन का फार्मूला लिख दिया है, फिर यहाँ पे जो है इंटरव्यू के सवालात हैं। तो अब देखें, ये जो सवाल हुए हैं, ठीक है, आपने मदरसा भी पढ़ा, यूनिवर्सिटी से भी, बीएड भी एमएड भी किया, क्या फ़र्क पाया? अब इस पे आपने थोड़ा सा, हर बंदे ने, देखिए ऐसे सवालात के जवाबात लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमने खुद बताना है कि मैंने क्या फ़र्क पाया। ये सवाल हुआ है, ला बराए नफ़ी जिन्स किसे कहते हैं, अब ये आपको पता होना चाहिए। फिर दूसरा सवाल हुआ है कि सलात को वक़फ़ कैसे करेंगे, ठीक है, ये सवाल भी है। शहादतुल आलमिया का क्या मतलब है, ये सवाल हुआ है। ये इंटरव्यू, यानी कि लेक्चरर का इंटरव्यू है, उसके अंदर ये सवाल हुआ है, शहादतुल आलमिया का क्या मतलब है। सलात पर वक़फ़ करके सलाह पढ़ेंगे। शहादतुल आलमिया का मतलब आलमी सनद यानी इंटरनेशनल डिग्री। रुफ़े मुक़त्ताअत कितनी सूरतों की शुरू में आए हैं, ये भी मैंने परसों की क्लास में बताया। नमाज का जिक्र कुरान में कई दफ़ा आया है, अब इसके बारे में हमने डिस्कस किया। कौन सी उम्महातुल मोमिनीन का मार उनकी आज़ादी हुई, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इसी तरह हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर के हवाले से कुछ बताएं। क्या इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है, ये सवाल चेयरमैन का था, और मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है चेयरमैन के सवाल में। नहजुल बलागा किसकी किताब है, किस हवाले से है, ठीक है। अगर आगे आ जाए जी, अगर आप इस निज़ाम में आएंगे, यानी कि इस निज़ाम में आएंगे,
तो फिर क्या बेहतरी लाएंगे? तो आप कहें मैं इसमें बेहतरी ला सकता हूँ, किस तरह कर सकता हूँ? तो ये सारे सवालात हैं जी, जो मुबालगा किसे कहते हैं, इल्मुल फसाद क्या है, बलागत की तारीफ क्या है, ये उन लोगों से खास तौर पर जिन्होंने पढ़ी होती है। इल्म फ़िक़्ह और उसूल फ़िक़्ह जब हम इस पे बात करेंगे तो इसकी भी बात आएगी। तो मोर मबनी यानी कि ग्रामर के हवाले से आपको, और फ़िक़्ह के हवाले से, विरासत के हवाले से, और इसी तरह कुरान और हदीस, ये बड़े अहम सब्जेक्ट हैं जो है उसूल हदीस में और उसूल तफसीर में, ये आपने ज़रूर करने हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपके लिए बहुत हौसला अफजा रही होगी और आपको चीज़ें समझ आई होगी। मिसाली ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह एक वादा है, हम आपके साथ मुखलिस होकर वर्क करते हैं और हमारा मकसद सिर्फ एक है। बाकी ये छोटा मोटा ये मुआवजा, ये कोई भी मुआवजा नहीं होता, सिर्फ एक ही मकसद है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए और आप लोगों का रिज़्क लग जाए, अच्छा रिज़्क लग जाए, तो कल हमारा एक अच्छा ताल्लुक है जो सारी ज़िंदगी कायम रहता है और आप जहाँ पे भी होंगे आप दुआ करेंगे। लिहाजा मिसाली ग्रुप को अपनी दुआओं में, अपने ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और इसके लिए ख़ास और ख़ास वर्क कीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मुस्तरद मालूमात नहीं मिल पाती, बर वक्त एक अच्छी तैयारी नहीं कर पाते, वो लोग परेशान होते हैं। लिहाजा मिसाली ग्रुप का पैगाम अपने तमाम कुर्ब व जवार में जानने वाले तमाम अहबाब को पहुँचाइएगा और इंशाअल्लाह ताला हमेशा हम आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। कोई भी सवाल हो इस क्लास के हवाले से आप अभी कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप में भी कर सकते हैं। बाकी जो जनरल लोग हैं जो अभी ऐड नहीं हुए रेगुलर ग्रुप में, वो अब कल से हमारी जस्ट पेड ग्रुप की क्लास होगी, तो आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाकर हमारे रेगुलर सेशन का हिस्सा बन जाए। बाकी इंशाल्लाह हर लिहाज से मुमकिन तामुल होगा जो आपकी कामयाबी के लिए साबित होगा। तो इसके लिए 2 किताबें खासुल खास जो लिखी गई, मिसाली इंटरव्यू गाइड और मिसाली गाइड, उनका मुतालिया ज़रूर कीजिएगा और अपने एम ए इस्लामियत के सिलेबस को पढ़ते रहे, इनफ। बाकी हम सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बात करेंगे तो आपको पढ़ाते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, इस सिलसिले में किसी का कोई सवाल हो, इस क्लास के बारे में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, एक तो वॉइस का बहुत इशू आ रहा है ना जी।